नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं कि यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम में जो व्याकरण का ग्रंथ रखा गया है वो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है। आप जितना भी संस्कृत व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे मित्रों, वह संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम आपको और मित्रों, जब संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका एक ही संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में है तो उससे किसी भाग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मित्रों, उसके किसी भाग को छोड़ने का प्रयास मत करें, कहीं से क्वेश्चन उठा सकता है। और मित्रों, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को ही वो प्रमाणिक मानेगा, क्योंकि वो अपने ग्रंथ में रखा है। गलत हो या सही हो, आप उसी को आपको पढ़ना है। आप कहीं दूसरे लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथों को नहीं पढ़ना है। किसके लिए? टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए आप कहीं संस्कृत व्याकरण अन्य नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ना बाबूराव सक्सेना का। तो मित्रों, हम आज उसी को हम एक एक बिंदुओं को मित्रों लेके, कोई संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कोई भाग आपसे छूट न सके, इसलिए हम हर भाग को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का जो प्राकथन है उसका हम सार मित्रों लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम जितना क्वेश्चन उसमें बन सकता है आपको सभी का सार हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। तो आइए मित्रों, समय न गवाते हुए, और मित्रों आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तथा लाइक कर लें, और बेल घंटी यदि आए तो बेल घंटी भी दबा लें, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि पढ़ते पढ़ते फिर आप वीडियो में डूब जाएंगे और आप भूल जाएंगे। इसलिए मित्रों, पहले आप सब्सक्राइब और लाइक तथा बेल घंटी दबा लें। यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो मित्रों फिर धन्यवाद, आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप वीडियो देखते थे आप डूब जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। तो आइए मित्रों, समय न गवाते हुए फिर हम आप अपने टॉपिक पे आते हैं। मित्रों, व्याकरण को वेदांग में सांग वेदांग या वेदांग या सांग को में मुख कहा जाता है। वेदांग में क्या कहा जाता है? हाँ, वहाँ पर मुख कहा जाता है वेदांग में। यहाँ पर मित्रों संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में वहाँ पे सांग वेद लिखा हुआ है और वेदांग होता है। तो वेदांग में जान लें कि वेदांग में व्याकरण को क्या कहा जाता है? वेदांग वेद में मुख कहा जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत व्याकरण में सांग वेद दिया है। आप यहाँ कंफ्यूज ना हो मित्रों, यहाँ पर सांग वेद दिया गया है। यास्क ने सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन किया है। यास्क ने शब्द के चतुर्विध विभाजन, 4 विभाग किया है। तो मित्रों यहाँ पर भी जान लें कि 4 विभाग इन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों कि शब्दों के चतुर्विध विभाजन किसने किया है? तो यास्क ने किया था। यास्क का मित्रों जो समय है वह समय, यास्क का क्या समय कि मित्रों, यास्क का समय लगभग समय 800 ईसा पूर्व है। कितना है? 800 ईसा पूर्व किसका? यास्क का समय है। शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिसाख्यों की रचना हुई। शिक्षा को कैसे रखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, अध्ययन के लिए जो वेदांग में वहाँ पे प्रतिसाख्यों की जो रचना हुई वो शिक्षा के प्रतिपादन के लिए की गई है। ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका कह रहा है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। तैत्तिरीय जो संहिता के अनुसार वो कह रहा है कि इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। जो व्याकरण की जब उत्पत्ति हुई तो सर्वप्रथम किसी, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सबसे पहले कौन? इंद्र व्याकरण की ही उत्पत्ति होती है। डॉक्टर वनलेन ने इस मत की पुष्टि के लिए उन्होंने प्राचीनतम तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है, तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम की इंद्र व्याकरण से समानता किया है। किससे समानता किया है? इंद्र व्याकरण से समानता किया है। मित्रों, इंद्र व्याकरण की परिभाषा पाणिनि की परिभाषा की तरफ प्रौढ़, कठिन नहीं, दुरूह नहीं है, बहुत सरल, जो कि सब लोग समझ सकें, इस आधार पे उन्होंने लिखा है इंद्र व्याकरण की जो परिभाषाएं हैं। पाणिनि मित्रों, अब आचार्य पाणिनि पे हम लोग आते हैं। पाणिनि आधुनिक अटक जिले के सालातूर नामक ग्राम के निवासी हैं। पाणिनि, इनकी माता का नाम दाक्षी, जैसा कि आप जानते हैं दाक्षी, और पिता, इनके पिता को अभी कोई हम लोग को आज इतिहास में, व्याकरण के इतिहास में कोई प्राप्त नहीं है इनके पिता कौन है। लेकिन इनके गुरु पाणिनि के, आचार्य पाणिनि के गुरु का नाम है उपवर्ष है। पाणिनि कात्यायन
वेदी और इंद्र के समकालीन है। ये कभी कभी पूछा जाता है, 3 विकल्प दे देता है कि पाणिनि किसके समकालीन हैं, तो कात्यायन, वेदी और इंद्र के समकालीन। तीनों जान ले मित्रों, 4 क्वेश्चन, ये 3 दिया है तो एक क्वेश्चन बन भी सकता है, कोई दूसरा दे करके गलत आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जान लें कि आचार्य पाणिनि कात्यायन, वेदी और इंद्र के समकालीन हैं। पाणिनि का जो निधन है मित्रों, जो निधन की जो तिथि है वह संभवतः त्रयोदशी को हुई थे, और व्याघ्र के माध्यम से, व्याघ्र उन्होंने खा गया था, ऐसी कहावत है, हम लोग के संस्कृत व्याकरण के इतिहास में प्राप्त होता है। और ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में भी ऐसा लिखा ही गया है। इनका जो निधन त्रयोदशी को हुई, त्रयोदशी की तिथि के दिन कोई भी वैयाकरण, आज भी कोई व्याकरण नहीं पढ़ाते नहीं है। कि आज जहाँ भी परंपरा, ऐसे तो जो मॉडर्न, जैसे जहाँ पे ग्रेजुएशन पीजी कराया था वहाँ पे तो लोग अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन जो आज ट्रेडिशनल जो परंपरा से आप अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत का, वो भी आज भी वैयाकरण त्रयोदशी के दिन कोई पठन पाठन संस्कृत का नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग को कहावत है, जैसा कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में कहा है। और हमने देखा भी है संस्कृत जो परंपरा ट्रेडिशनल जो आज संस्कृत पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे संपूर्णानंद आदि विश्वविद्यालय हैं जो संस्कृत से चलते हैं, वहाँ पर आज भी त्रयोदशी के दिन कोई भी पठन पाठन व्याकरण का नहीं होता है। मित्रों, आचार्य पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वह कौन है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी मित्रों जो पाणिनि का ग्रंथ है, इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। यह 8 अध्याय, इस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, और प्रत्येक पादों में सूत्रों का वर्णन किया गया है, प्रत्येक पादों में सूत्रों का वर्णन किया गया है। अष्टाध्यायी के संक्षेपीकरण के लिए, संक्षेपीकरण जो अष्टाध्यायी का किया गया, इतना सरल छोटा बनाया गया, इसके मुख्यतः 6 साधनों का, इसमें 6 साधनों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों कि अष्टाध्यायी के संक्षेपीकरण के लिए कौन 6 साधनों का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों यहाँ पे प्रत्याहार, अनुबंध, तीसरा गण, चौथा संज्ञाएं, अनुवृत्ति ही, पांचवा अनुवृत्ति, छठवां पूर्वोत्तरा सिद्धम, ये 6 साधनों का प्रयोग किया गया जिससे अष्टाध्यायी का संक्षेपीकरण हुआ है। तीसरा में तुम देखें, पाणिनि ने संस्कृत को जीवित भाषा के रूप में लिया है। आचार्य पाणिनि ने जब भी संस्कृत को लिए हैं, उन्होंने एक जीवित भाषा के रूप में लिए हैं। क्यों? क्योंकि जब जब इनकी भाषाओं का आप देखेंगे व्याकरण का प्रयोग भाषा पे, जितने भी भाषा आज भी 21वीं सदी में देखें तो उनकी हर, हम लोग के जो भी हिंदी की भाषाएं देवनागरी लिपि है, उन हर भाषाओं पे, जितनी भी भाषाएं, हर भाषाओं पर इनका यथार्थवत व्याकरण लागू हो जाता है। संधि हो, समास हो, कुछ भी हो, प्रत्यय हो, हते के पूरा के पूरा, आज हमारे हिंदी में भी देख लें तो पूरा के पूरा अष्टाध्यायी का ही पूरा नियम चलते हैं। जो संधि हो, समास हो, कुछ भी हो, आप प्रत्ययों का देख लें तो पूरा के पूरा रूप जो चल रहा है। अन्य भाषाओं में देखें, तमिल है, गुजराती है, इन भाषाओं सभी जो संस्कृत से उत्पन्न है, तो पूरा के पूरा आप संस्कृत व्याकरण ही चलता है, अष्टाध्यायी ही लागू होता है। इसलिए जो संस्कृत, पाणिनि ने संस्कृत को जीवित भाषा के रूप में लिया कि वो कभी मृत नहीं हो सकती, वो हमेशा निरंतर जीवित भाषा के रूप में रहेगी। पाणिनि लोक वेद की भाषा संस्कृत मानी। पाणिनि ने जो संस्कृत माना वो लोक की भी, लौकिक संस्कृत के लिए भी माना है और वेद के लिए, दोनों के लिए उन्होंने संस्कृत माना कि हमारा यह अष्टाध्यायी दोनों भाषाओं के लिए, यदि वैदिक संस्कृत होगी उसके लिए भी और लौकिक संस्कृत होगी उसके लिए भी, दोनों के लिए परफेक्ट है, सही है। कौन? अष्टाध्यायी का व्याकरण दोनों के लिए परफेक्ट है। लोक, पाणिनि लोक की संस्कृत भाषा, जो लोक की भाषा होगी वो संस्कृत, वह संस्कृत भाषा होगी। और वेद की संस्कृत भाषा को पाणिनि ने, वेद को उन्होंने सूत्र के माध्यम से जब बता रहे हैं तो वहां पर उन्होंने छंदस शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? छंदस शब्द का प्रयोग किए हैं। मित्रों, भाषा शब्द का अर्थ, जिसे भाषित करें लोग करते हैं उसे हम क्या बोलें, जो लोग भाषित करें या बोलें उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसा अभी कहा गया है कि आप भाषा विज्ञान में पढ़े होंगे, भाषते इति भाषा, जो भाषित किया जाता है, जो बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, भाषते इति भाषा। मित्रों, अगले क्रम में हम आते हैं आचार्य कात्यायन। इनका एक अन्य नाम भी है, वरुचि नाम है। मित्रों, कात्यायन पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वरुचि ने 4000 वार्तिकों की रचना किए हैं। मित्रों, यह जान लें कि पाणिनि के, उनके समकालीन थे और उनके पूर्ववर्ती भी थे, तो इस दृष्टि से देखें तो उन्होंने पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से 4000 वार्तिकों का निर्माण किया, रचना किए हैं। तो कात्यायन का एक ग्रंथ पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ है कात्यायन का, तो मित्रों वार्तिक,
वार्तिक एक कात्यायन का ग्रंथ है, जिसे वार्तिक किसे कहा जाता है? उक्तानाम दुरुक्तानाम ना चिंतायत प्रवर्तते तम ग्रंथ वार्तिक प्राह वार्तिज्ञा विचक्षणः। इस प्रकार से हम वार्तिक कहते हैं। उक्तानाम दुरुक्तानाम ना चिंतायत प्रवर्तते तम ग्रंथ वार्तिक प्राह वार्तिज्ञा विचक्षणः। इस प्रकार से देखें तो कात्यायन ने भी वार्तिक में 4000 वार्तिकों का प्रयोग किए हैं। पाणिनि के लगभग 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है। आचार्य, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मित्रों, क्योंकि यह बाबर सक्सेना का क्वेश्चन है कि पाणिनि के कितने सूत्रों को कात्यायन ने व्यर्थ बताया था। तो मित्रों जान लें कि 10 सूत्रों को पाणिनि के 10 सूत्रों को कात्यायन ने व्यर्थ बताया था। पाणिनि के 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किया गया है। पाणिनि के 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किया गया है। कात्यायन का वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों में है। पद्य और श्लोक गद्य दोनों में प्राप्त होता है। कात्यायन का जो समय है मित्रों वह 400 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व है। कात्यायन दाक्षिणात्य थे। कात्यायन वाजस्नेयी प्रतिशाख के प्रणेता भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कात्यायन किसके प्रणेता है? कात्यायन वाजस्नेयी प्रतिशाख के प्रणेता हैं। मित्रों अगले क्रम में हम आते हैं आचार्य पतंजलि। मित्रों आचार्य पतंजलि की माता का नाम गोड़िका है। इनका जो समय है मित्रों वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। जन्म गोनर्द। वर्तमान में यह गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का निवासी है। वर्तमान में गोंडा जिला उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। तो ये गोंडा जिला के निवासी थे। मित्रों आचार्य पतंजलि का राजाश्रय पुष्यमित्र भृंगराज के दरबार में थे। इसी समय मिनेंडर अर्थात मिलिंद ने अयोध्या पर आक्रमण किया था। पतंजलि की शैली के प्रवाह की बराबरी केवल श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य कर सकता है, ऐसा मिलिंद ने लिखा था कि आचार्य पतंजलि की शैली की प्रवाह का यदि कोई बराबरी कर सकता है तो श्री शंकराचार्य का श्री भाष्य ही है। अगले क्रम में देखें मित्रों प्रवर्ती वैयाकरण जो आगे हैं आचार्य प्रवर्ती वैयाकरण, इन तीनों को मुनित्रय का है। क्या कहा है? मुनित्रय। जो प्रवर्ती हैं पतंजलि के बाद, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि के बाद जितने भी आचार्य आए हैं उन्होंने इन तीनों को आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन, आचार्य पतंजलि को इन्होंने क्या कहा है? हाँ मुनित्रय कहा है। क्योंकि मुनित्रय कहने का आप देख लें तो आचार्य पाणिनि का ये जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कात्यायन का वार्तिक व्याकरण का एक अद्भुत ग्रंथ है। और आचार्य पतंजलि का महाभाष्य देखें। जिस प्रकार मित्रों रस काव्य प्रकाश को समझने के लिए रस गंगाधर को समझना जरूरी है, उसी तरह पाणिनि के अष्टाध्यायी को जानने के लिए इतनी अद्भुत पांडित्यपूर्ण व्याख्या अष्टाध्यायी पर आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है। यदि आप महाभाष्य पढ़ जा लेते हैं आचार्य पतंजलि का तो आपको मित्रों अष्टाध्यायी समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। बहुत अद्भुत एक आचार्यवत व्याख्या आचार्य पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर किया है। तो मित्रों जो महाभाष्य है वो अष्टाध्यायी का एक व्याख्या ग्रंथ है, महाभाष्य है। 7वीं शताब्दी में देखिए मित्रों यदि अगले जब हम आते हैं प्रवर्तित इन तीनों मुनित्रय के बाद प्रवर्ती कवियों की बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण वृत्ति जो टीका काशिका लिखी गई। किसके द्वारा? 7वीं शताब्दी में अष्टाध्यायी पर जयादित्य और वामन के द्वारा एक काशिका टीका लिखी गई। बहुत महत्वपूर्ण यह है। किसके बाद? महाभाष्य के बाद, मुनित्रय के बाद ये जो प्रवर्ती कवियों ने इतने सरल ढंग से इन दोनों जयादित्य वामन ने मिलकर के अष्टाध्यायी पर एक काशिका लिखा जो एक अद्भुत टीका मानी जाती है। अपने समय की 7वीं शताब्दी की एक अद्भुत टीका है। आज भी मित्रों यदि आपको महाभाष्य नहीं समझ में आता है तो आप काशिका पढ़कर भी आप समझ लेते हैं। तो बहुत सरलीकरण बना करके जयादित्य और वामन ने एक काशिका टीका लिखी। किस पे? अष्टाध्यायी पर। जितेंद्र बुद्धि द्वारा न्यास टीका काशिका पर उपटीका लिखी गई। काशिका अष्टाध्यायी पर काशिका लिखी गई और काशिका पर जितेंद्र बुद्धि ने और सरल बना करके न्यास टीका के नाम से एक उपटीका भी लिखे। कौन? जितेंद्र बुद्धि ने न्यास टीका लिखा था काशिका पर। क्वेश्चन ये मित्रों पूछा जा सकता है आपसे। मित्रों देखें हरदत्त द्वारा
पदमंजरी टीका, काशिका पर उपटीका लिखाई। अभी तो आप जितने बुद्धि द्वारा लिखे थे, हरदत्त ने भी पदमंजरी टीका, काशिका पर उपटीका इन्होंने भी लिखा था। भर्तृकृत वाक्यपदीयम, जो आचार्य भर्तृ हैं, इन्होंने भर्तृ वाक्यपदीयम व्याकरण का एक दार्शनिक ग्रंथ, अभी तक मित्रों आप दार्शनिक ग्रंथ नहीं आए थे, अभी तो व्याकरण चल रहा है, किंतु भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा, वह भी दार्शनिक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? दार्शनिक ग्रंथ है यह। 650 ईस्वी में, देखिए वहां से एकदम क्रम चलता रहा मित्रों। तो एक दार्शनिक ग्रंथ, आचार्य भर्तृ एक ऐसे आचार्य हैं जो व्याकरण का सर्वप्रथम एक दार्शनिक ग्रंथ लिखने का प्रयास किया, किसमें? वाक्यपदीयम में। अगले क्रम में देखें मित्रों, उसी में प्राकथन का सार में देखें तो काश्मीरी पंडित कैयट ने 1100 ईस्वी में प्रदीप नामक महाभाष्य टीका लिखी थी। उसमें हाँ, प्रदीप नामक महाभाष्य टीका लिखी। महाभाष्य पर टीका, किस पर टीका लिखा था? महाप्रदीप, हाँ, महाभाष्य पर कश्मीरी पंडित कैयट ने 11वीं ईस्वी में महाभाष्य पर प्रदीप नामक टीका लिखी। कैयट काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट के भाई भी कहे जाते हैं। आचार्य, हाँ, कैयट कौन है? काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट के भाई भी कहे जाते हैं। अगले क्रम में विमल सरस्वती ने 1350 ईस्वी में रूपमाला और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में प्रक्रिया कौमुदी लिखा। क्या लिखा? प्रक्रिया कौमुदी, हाँ, लिखा था। विमल सरस्वती ने 1350 ईस्वी में रूपमाला और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में प्रक्रिया कौमुदी लिखा है। अगले क्रम में मित्रों आते हैं भट्टोजी दीक्षित ने 1930 ईस्वी में सिद्धांत कौमुदी लिखा। जो व्याकरण जितने जैसे जैसे सरल होता गया मित्रों, वैसे ही देखें तो जो सिद्धांत कौमुदी है, पूरे अष्टाध्यायी के संपूर्ण सूत्रों को नहीं लिया, एक प्रक्रिया बांट दिया। उसमें संधि अलग कर दिया, संज्ञा अलग कर दिया, परिभाषा अलग कर दिया, समास अलग कर दिया, रूप अलग कर दिया, षड्लिंग अलग कर दिया। अब वहां पर अभी तो परंपरा चली आ रही थी कि अष्टाध्यायी का महाभाष्य जो लिखे जा, महाभाष्य प्रदीप आज लिखे जा रहे थे, काशिका, एक सामान्यतः चले आ रहे थे लिखे हुए। तो वहां पर भी आचार्य भर्तृहरि ने वहां दार्शनिक ग्रंथ निकाला, किंतु 1930 ईस्वी में आते आते जब यहाँ अष्टाध्यायी पढ़ाने की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती गई, बुद्धि धीरे धीरे बच्चों के चिंतन करने की परंपरा जब धीरे धीरे कम होती गई, तब भट्टोजी दीक्षित ने 1930 ईस्वी में आकर के उन्होंने 30 ईस्वी में सिद्धांत कौमुदी निर्माण किया, जहाँ की हर पार्ट आपको हर भाग अलग अलग करके उन्होंने अध्ययन कराया। सबसे बड़ी भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी की विशेषता है कि उन्होंने सभी भागों को अलग, 4000 सूत्रों को कौन किस सूत्र में प्रयोग किया जाएगा, किस भाग में प्रयोग किया जाएगा, सूत्रों का उन्होंने विभाग कर दिया। और हर विभाग का संज्ञा प्रकरण अलग, परिभाषा प्रकरण अलग, संधि, समास, प्रत्यय, षड्लिंग, तिगंत आदि सभी अवयवों को सब अलग करके उन्होंने एक विस्तार, एक सरलीकरण दिया। ये कब आया? 1930 ईस्वी में आनंद भट्टोजी दीक्षित ने एक व्याकरण की एक नई परंपरा आकर के उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। भट्टोजी दीक्षित रामचंद्र शेष की चलाई नई परंपरा को, भट्टोजी दीक्षित कि रामचंद्र शेष की चलाई गई नई परंपरा को धुरीकरण है, उन्होंने जो चलाए थे उसी का एक धुरीकरण इन्होंने बना दिया। भट्टोजी दीक्षित के पिता रंगोजी दीक्षित और गुरु शेष कृष्ण भट्टो, पूछे जा सकता है मित्रों, ये दो चार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भट्टोजी दीक्षित के पिता का नाम क्या है? रंगोजी दीक्षित, और गुरु का है शेष कृष्ण। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरमा, भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी पर ही अपने प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका लिखा। भट्टोजी दीक्षित प्रौढ़ मनोरमा, जो मनोरमा है मित्रों, भट्टोजी दीक्षित के लड़की का नाम था प्रौढ़ मनोरमा, लिखा किस पे? उन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर ही प्रौढ़ टीका लिखा। जब इतना दूर था तो सरलीकरण बनाने के लिए भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखा। अष्टाध्यायी पर तथा अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नामक विस्तृत व्याख्या, अष्टाध्यायी का भट्टोजी दीक्षित ने शब्द कौस्तुभ नामक एक विस्तृत व्याख्या भी लिखे हैं। भट्टोजी दीक्षित के भतीजे कोण भट्ट ने वाक्य विन्यास और दार्शनिक विवेचन संबंधी वैयाकरण भूषण नामक एक पुस्तक लिखा था। बहुत अद्भुत पुस्तक है मित्रों, हमने पढ़ा है इस पुस्तक को, वैयाकरण भूषण बहुत एक अद्भुत पुस्तक है। किसके? हाँ, भट्टोजी दीक्षित के भतीजे
कोणभट्ट ने वाक्य विन्यास और दार्शनिक वाक्य का कैसे विन्यास किया जाता है, कैसे पदों को अलग किया जाता है और उसका दार्शनिक विवेचन कैसे किया जाता है, एक अद्भुत पुस्तक उन्होंने वैयाकरण भूषण सारमेय नामक पुस्तक लिखा। एक अद्भुत पुस्तक है, जब भी आप समय मिले एक बार वैयाकरण भूषण को जरूर पढ़ें, बहुत अद्भुत पुस्तक है मित्रों ये। भट्टोजी दीक्षित के गुरु भाई पंडित जगन्नाथ ने, हाँ भट्टोजी दीक्षित के गुरु भाई हैं कौन, पंडित जगन्नाथ, जिसको रसगंगाधर के लेखक हैं, रसगंगाधर के लेखक भट्टोजी दीक्षित के एक गुरु हैं कौन, पंडित जगन्नाथ। तो पंडित जगन्नाथ ने एक रसगंगाधर एक अद्भुत पुस्तक, उन्हें काव्य लक्षण ग्रंथ लिखा, काव्य शास्त्री ग्रंथ लिखा, और भट्टोजी दीक्षित के प्रवण मनोरमा पुस्तक पर भी उन्होंने एक टीका लिखा, मनोरमा कुछ मर्दनी, मनोरमा कुछ मर्दनी नामक एक आलोचनात्मक टीका लिखा प्रवण मनोरमा पर उन्होंने, क्योंकि दोनों बहुत अद्भुत पंडित थे, एक ही गुरु के द्वारा पढ़े, दोनों एक अद्भुत पंडित थे और दोनों अद्भुत विद्वान भी थे, आचार्य भी थे, भट्टोजी दीक्षित और पंडित जगन्नाथ। तो इन्होंने जब भट्टोजी दीक्षित ने लिखा प्रवण मनोरमा तो उसमें कुछ जो जो अशुद्धियां थी, तो उन्होंने पंडित जगन्नाथ ने मनोरमा कुछ मर्दनी नामक एक उसी पे आलोचनात्मक टीका उन्होंने लिख दिया पंडित जगन्नाथ ने। नागेश, अगले क्रम में नागेश भट्ट जो शब्द रत्न प्रवण मनोरमा पर टीका, शब्द रत्न प्रवण मनोरमा पे उन्होंने भी, नागेश भट्ट ने भी शब्द रत्न नामक प्रवण मनोरमा पर टीका लिखा। विस्मी शब्द कौस्तुभम पर टीका, विस्मी शब्द कौस्तुभ पर भी उन्होंने विस्मी टीका लिखा। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा शब्देन्दु शेखर प्रतिभा सिंधु शेखर नामक नागेश भट्ट की एक अद्भुत पुस्तक है। सब आपको नागेश भट्ट ने गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित, जो गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य न्याय की प्रतिपादन शैली में गंभीर और सूक्ष्म विचार प्रकट करते हुए उन्होंने नव्य न्याय का, जो नागेश भट्ट तो एक न्यायिक भी थे, जो व्याकरण का जो न्याय परंपरा चलती है वह मित्रों नागेश भट्ट से ही प्रारंभ होती है, जो उन्होंने शब्देन्दु शेखर, प्रभासिंदु शेखर और वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा आदि इन्होंने एक अद्भुत न्याय परंपराधारित ग्रंथों को लिया, जो एक फिर आगे आकर के गंगेश उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित नव्य न्याय की एक शैली प्रतिपादन शैली गंभीर और सूक्ष्म विवेचन किया गया। मित्रों यह तो परंपरा इतनी प्रौढ़ आती कि जैसे जैसे बच्चों का स्तर नीचे आता गया, उसी आधार पर उन्होंने वरदाचार्य कृत लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी का, भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी का और सरलीकरण, कुछ सूत्रों को हटाकर जो जो बहुत बृहद था, बच्चों को अधिक सरलता से प्राप्त हो सके, अध्ययन कर लें, उसके लिए वरदाचार्य ने कृत लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी का एक सरल, जो आज हम लोग के पाठ्यक्रम में भी चलाया जाता है, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो मित्रों मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी छोटा ग्रंथ यहाँ पे आचार्य वरदाचार्य ने बनाया, जो आज भी एक ग्रंथ चल रहे हैं हमारे पाठ्यक्रम में। अगले क्रम में मित्रों बौद्ध पंडित चंद्रगोमी ने बौद्धों के लिए चंद्र व्याकरण बनाया, और चंद्र व्याकरण में 3100 लगभग सूत्र हैं मित्रों। इसमें ये बौद्ध पंडित हैं और इन्होंने बौद्धों के लिए एक नया व्याकरण बनाया था। तो इस प्रकार ये बाबूराव सक्सेना में मित्रों, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में परंपरा में भी है, किंतु पूछा नहीं, किंतु बाबूराव सक्सेना में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी अध्ययन कर लें। इस प्रकार से मित्रों हम आपको संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का प्राकथन का सार हम आपके सामने प्रस्तुत कर लिए हैं, और आप अध्ययन कर लें, नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं, जिससे कि आपको सरलता से स्मरण हो सके। धन्यवाद मित्रों।